तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 का चैप्टर फर्स्ट। तो इकाई का नाम है प्रजनन, जैसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में जन्म, इंग्लिश में से रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। तो देखेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहती हैं, या जीव विज्ञान की परिभाषा बताओ, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है, कोई भी पूछ सकता है। जीव विज्ञान किसे कहती है, जीव विज्ञान की परिभाषा बताओ। तो देख, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है इसके जनक की, कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। जीव विज्ञान का जनक, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अब जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है? वो बटा है 2 भागों में। उसका पहला भाग कौन सा है? जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान को क्या बोलती हैं? जूलॉजी। तो देखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान या जूलॉजी बोलते हैं। अब आती है जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। अब बात आती है दूसरा कौन है? वनस्पति विज्ञान। और हम इसमें किसको पढ़ते हैं? वनस्पति विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। देखेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। तो देखेंगे अब बात आती है कि वनस्पति के जनक कौन है? वनस्पति के जनक कौन है? तो वनस्पति के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? वनस्पति के थियोफ्रेस्टस। वनस्पति के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ऐसे हम किसी भी प्रकार के, अगर कोई बोलता है कि आप रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो ऐसे जिसके अंतर्गत विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है वो कौन है? उसे क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? परिभाषा बना सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे अब जीवन अवधि, इंग्लिश में जिसे लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो देखेंगे जीवन अवधि क्या होता है। लिखा है जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहती हैं। जैसे हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उससे लेकर उसकी मृत्यु हुई, उसके जो बीच का समय है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि बोलती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 2000 में, कब हुआ? 2000 में हुआ, वह उसकी मृत्यु हो रही है कब? 2050 में। तो जो उसके बीच का जो समय का अंतराल है उसे हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि या लाइफ स्पेन बोलेंगे। तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो कॉपी या जो पेन और अपना लिखने का जो अपना सिस्टम है वो सब साथ में लेकर बैठेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जीवन अवधि आपके समझ में आया? जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस का क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। अब इसमें जीवन अवधि के बाद क्या आता है? किशोर अवस्था। क्या आता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मोस्ट है, पर अभी इसमें आ गया है तो बीच में थोड़ा सा बता देता हूं कि किशोर अवस्था या किसी जीव की जनन अवस्था से पूर्व की अवधि है। जैसे अपन बोलेंगे कि जब 12 साल, वो जब 12, 13, 14 साल तक क्या है? किशोर अवस्था। तो देखेंगे किशोर अवस्था
जब तक होती है जब अपन उसे बोलते हैं कि बच्चा अभी क्या है, छोटा है, वो कुछ भी नहीं जानता है। क्या बोलती है अपन, कुछ भी नहीं जानता है। तो ये क्या है, किशोर अवस्था या किसी भी जीव की जनन अवस्था से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में वह पूरा परिपक्व नहीं होता है, उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, जनन नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में क्या नहीं कर पाएगा वो, जनन, क्योंकि उसके अंदर शुक्राणु ही नहीं बनेंगे तो जनन कहां से करेगा। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था। किसी भी जीव की जनन अवस्था से ये पूर्व की अवधि है। अब आगे हम पढ़ेंगे परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, परिपक्व। इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है या किशोर अवस्था का अंत है। ये क्या है, किशोर अवस्था का अंत है। जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी, परिपक्वता। इसमें पूरी तरह व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद उसमें जो स्पर्म में शुक्राणु वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती हैं और व्यक्ति क्या करता है, प्रजनन कर सकता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता या मैच्योरिटी बोलती हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम काल प्रवाजन एवं जीर्णता। क्या पढ़ेंगे, काल प्रवाजन एवं जीर्णता। तो देखें काल प्रवाजन क्या होता है और जीर्णता क्या होती है। जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रवाजन कहलाता है। क्रमिक क्षय, क्षय का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, टूटना। क्षय मतलब किसी व्यक्ति का धीरे धीरे टूटना। जैसे अपन देखेंगे किसी लकड़ी को ले लें तो किसी लकड़ी में क्या हो जाता है, जैसे अपन बोलते हैं घुन बोलती हैं, घुन लग जाए उसमें तो वो लकड़ी धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। या किसी चीज का ले लें अपन, लोहा ले लें, जैसे लोहा में लोहा, तो लोहा देखा होगा वो धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे टूटता है, ऊपरी परत फिर ऐसे पूरा खत्म हो जाता है। तो जैसे ही काल प्रवाजन जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रवाजन कहलाता है। जीर्णता एक अपकर्षी प्रक्रिया है जो जीव को अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर ले जाती है। जीर्णता मतलब सही भाषा में बोलेंगे बुढ़ापा। मतलब इसमें जीर्णता में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती हैं। क्या कर देती हैं, कोशिकाएं धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती हैं। उसे हम क्या कहती हैं, जीर्णता कहती हैं। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे मृत्यु। क्या पढ़ेंगे, मृत्यु, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेथ। तो मृत्यु एक जैविक घटना है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं को कम हो जाने के कारण होती है। यह भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आपने देखा है जो इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसकी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु क्या है, मृत्यु एक जैविक घटना है। जैविक घटना मतलब जिस व्यक्ति को धरती पे आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक जैविक घटना है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं को कम हो जाने के कारण होती है। मैंने बोला क्या शरीर की कोशिकाएं क्या कर दें, काम करना बंद कर दें। जैसे पहले एक कोशिका ने किया, फिर उसके दूसरी कोशिका ने कार्य करना कम किया, ऐसे ऐसे सारी कोशिकाएं धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देती हैं और उसका हार्ट, हृदय भी क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है। तो उसको हम क्या कहती हैं, मृत्यु या डेथ कहती हैं। और मृत्यु भी कितने प्रकार की होती है, वो भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है चिकित्सीय मृत्यु, जिसे इंग्लिश में क्लिनिकल डेथ बोलती हैं। क्या बोलती हैं, क्लिनिकल डेथ बोलती हैं। तो चिकित्सीय मृत्यु का अर्थ होता है हृदय गति तथा नाड़ी गति का रुक जाना। हृदय, आपकी जो हृदय धड़कन है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जो आपकी नाड़ी है, जो नाड़ी आप चेक करते हो, मैं बहुत से लोग तो नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी नहीं बोलते हैं, इसे शुद्ध सही बायोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं, नाड़ी।
आप ऐसे चेक करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि नाड़ी गति क्या होती है, रुक जाना, और जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो स्थिर होकर फैल जाती हैं। इसे ही हम क्या कहती हैं, चिकित्सीय मृत्यु कहती हैं। क्या कहते हैं, चिकित्सीय मृत्यु कहती हैं। तो चिकित्सीय मृत्यु एक बार फिर देखेंगे। चिकित्सीय मृत्यु का अर्थ होता है हृदय गति तथा नाड़ी गति का रुक जाना एवं पुतलियों का स्तर होकर फैल जाना, यही क्या कहलाती है, चिकित्सीय मृत्यु। दूसरी भी है जैविक मृत्यु, बायोलॉजिकल डेथ। जैविक मृत्यु को या इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। तो चिकित्सीय मृत्यु के बाद भी कई घंटे तक शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाने के बाद भी कई घंटे तक जो शरीर की कोशिकाएं वो कैसी रहती हैं, जीवित रहती हैं, वो नहीं मरती हैं कई घंटे तक। तो चिकित्सीय मृत्यु के बाद भी कई घंटे तक शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं, अतः चिकित्सीय मृत्यु के तुरंत पश्चात अंग प्रतिरोपण किया जाना चाहिए। जैसे किसी कारणवश किसी एक अंग के कारण किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है या नाड़ी गति धीमी हो जाती है किसी एक अंग के कारण, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पर मानेंगे नहीं, उसकी क्या हो जाती है, जिस अंग के जो अंग का होता है कार्य करना बंद कर देता है, तो उस अंग को हम क्या कर दें, उसके तुरंत पश्चात ही उस अंग को क्या कर दें, उसमें प्रत्यारोपित कर दें। जैसे सर्जरी अपने ऑपरेशन द्वारा किसी भी प्रकार से उस अंग को क्या कर दें, प्रत्यारोपित कर दें। तो क्या होता है, प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाने के जैविक मृत्यु कहती हैं। जैसे पूरी कोशिकाओं ने कार्य करना बंद कर दिया, उसकी कोई भी कोशिका कार्य नहीं कर रही है बिल्कुल, तो उसे हम क्या कहती हैं, फिर जैविक मृत्यु कहती हैं। पर उसके बाद ना तो हम किसी कोशिका का अंग का प्रत्यारोपण कर सकती हैं, ना ही हम फिर उसमें कुछ कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, जिससे आपको भी परेशानी नहीं होगी। और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों का भी सहयोग करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये टाइम आपके लिए संकट का समय है। आप कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हो, तो ऑनलाइन के सहारे ही आप अपने कोर्स को पूरा करें और अच्छी तरह पढ़ें। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।